Hello class 9. Today we will see the explanation of the poem On Killing a Tree by Jeep Patel. About the writer हम already discuss कर चुके हैं word meaning के वीडियो में. So let's get started with the introduction. देखिए, इस पोम के थ्रू पोइट रीडर्स को यह रियलाइज़ कराना चाहते हैं और इस चीज़ पे एम्फेसिस ले करते हैं कि ट्रीज़ आर द लिविंग थिंग्स. ट्रीज़ क्या है? लिविंग थिंग्स हैं. ट्रीज़ ह्यूमन बींग की तरह ही हैं. ही कंपेयर्स ट्रीज़ विथ ह्यूमन बींग्स टू मेक अस अंडरस्टैंड. वो कंपेयर करते हैं किसे? ह्यूमन बींग से. और हमें ये समझाना चाहते हैं दैट ट्री शुड नॉट टू बी कट, कि ट्रीज़ को काटा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रीज़ को काटेंगे देन कटिंग द ट्री जस्ट लाइक किलिंग ह्यूमन बींग्स, कि ट्रीज़ को काटना मतलब ह्यूमन बींग्स को ही मारना है. और हम ट्रीज़ को कट करेंगे देन वी विल डिस्ट्रॉय द बैलेंस ऑफ द नेचर. आगे पॉइंट ये भी कहते हैं कि ट्रीज़ को अगर ख़त्म करना है तो उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है. अ ट्रीज़ कैन नॉट बी डाई. ट्रीज़ को मारा नहीं जा सकता बिकॉज इट रीग्रोज. क्या होता है? वो रीग्रोथ हो जाती है उसकी. फ्रॉम वेयर इट इज़ कट, जहाँ से उसको काटा गया है वहाँ से ही उसकी रीग्रोथ हो जाती है. अगर हम उसको काटना है, इफ़ इट हैज़ टू बी कट देन इट हैज़ टू बी अपरूटेड. अगर हमें उसे काटना है तो क्या करना चाहिए? उसको अपरूट करना चाहिए, जड़ से उखाड़ना चाहिए. फर्स्ट, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. पोइट कहते हैं कि पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है. टू किल अ ट्री इज़ नॉट ईजी, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू किल अ ट्री. इसको मारना इतना आसान नहीं है. इसको मारने में, पेड़ को मारने में बहुत वक्त लगता है. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. जैब में सडन ब्लो, अचानक से प्रहार कर देना, सडन अटैक. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. अ सिंपल अटैक, अ सिंपल हिट ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल इट. नाइफ के या एक्स के एक सिंपल अटैक से पेड़ को नहीं मारा जा सकता. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, बिकॉज इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द फूड फ्रॉम द अर्थ. क्योंकि वो पेड़ कैसे बड़ा हुआ है? क्योंकि उसने धीरे धीरे अर्थ से क्या लिया है? फूड लिया है, जो कि कैसा है? फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है. राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन द क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide is sprouting leaves. Poet कहते हैं कि by feeding these nutrients from the upper layer of the earth and rising out of it, क्योंकि उसने, प्लांट ने, ट्री ने क्या किया है? अर्थ से अपना धीरे धीरे फूड एब्जॉर्व किया है, अर्थ की जो अपर लेयर है, और इस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा हुआ है. अ स्मॉल प्लांट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग ट्री. आपने देखा होगा कि जब छोटे से प्लांट को लगाया जाता है वो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाता है. कैसे बनता है? बाय एब्जॉर्विंग सनलाइट, वाटर एंड एयर. कि एयर, वाटर एंड सनलाइट एब्जॉर्व करता है वो धीरे धीरे अर्थ से, एंड ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक विद न्यूमरस लीव्स. और इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग तने के रूप में, एक मजबूत तने के रूप में, जिसपे कि बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जिसकी बहुत सारी पत्तियां, लीव्स होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, न्यूमरस लीव्स एंड ब्रांचेस होती हैं. इस तरीके से वो बड़ा पेड़ बनता है. अभी हम इस स्टेंजा का देख लेते हैं पोइटिक डिवाइसेस. पोइटिक डिवाइसेस यहाँ देखते हैं. फर्स्ट, राइम स्कीम. तो राइम स्कीम यहाँ पर नहीं है बिकॉज दिस पोम इज रिटन इन फ्री वर्स. नेक्स्ट जो डिवाइस है यहाँ पर है एंचेपमेंट. एंचेपमेंट क्या होता है? व्हेन वन सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू टू और मोर लाइन्स. कोई भी सेंटेंस दो या दो सी लाइन में कंटिन्यू रहता है. तो पूरे ही पोम में एंचेपमेंट का यूज हुआ है. फर्स्ट स्टेंजा में देखते हैं. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. तो यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू होके पंक्चुएशन यहाँ पे क्या कहाँ आ रहा है? फुल स्टॉप, विल डू इट. नेक्स्ट है इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन द क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water and out of its leprous hide sprouting leaves. तो यहाँ पर तो ये दो जगह एंचेपमेंट का यूज हुआ है फर्स्ट स्टेंजा में ही, एक तरीके से पूरे स्टेंजा में यूज हुआ है. नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है मेटाफर. मेटाफर होता है इनडायरेक्ट कंपेरिजन. जैसे सिम्बली होता है, सिम्बली डायरेक्ट कंपेरिजन होता है जहाँ के एज और लाइक का यूज़ होता है, बट मेटाफर में एज और लाइक का यूज नहीं होता. तो यहाँ यूज़ हुआ है लेप्रस हाइड. अब लेप्रस हाइड क्या? लेप्रस हाइड का यूज हुआ है यहाँ पे द अनइवन कलर ऑफ द सरफेस ऑफ द ट्रंक. कि जो ट्रंक का, जो तने का अनइवन कलर होता है, जैसे कहीं डार्क ब्राउन है, कहीं लाइट है, उसे किससे कंपेयर किया गया? स्किन ऑफ द पर्सन की स्किन से कंपेयर किया गया, जो कि लेप्रेसी से प्रभावित है या लेप्रेसी से अफेक्टेड है. सेकंड,
So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. पोइट कहते हैं कि पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें बहुत से एफर्ट करने होंगे, बहुत सी कोशिश करनी होगी. वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट. अ सिंपल स्टैब एंड चॉप विल नॉट किल द ट्री कम्प्लीटली. कि सिर्फ पेड़ को फाड़ के फेंक देने से वो पूरी तरीके से नहीं मरेगा. इट विल ओनली वुंड द ट्री विच वुड नॉट गिव इट अ लॉट ऑफ पेन. इससे क्या होगा, सिर्फ पेड़ को एक घाव हो जाएगा जो शायद उसको इतना पेन भी नहीं होगा. तो यहाँ देखिए ह्यूमन बीइंग का क्रूअल नेचर यहाँ पे बताया गया है. द ब्लीडिंग bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs miniature bows. ब्लीडिंग bark क्या है यहाँ पर? ब्लीडिंग bark है जब देखा ह्यूमन बीइंग को कट लग जाता है तो उसमें से ब्लड निकलता है. तो ऐसे ही जब हम पेड़ को काटते हैं तो उससे एक लिक्विड टाइप का एक चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है, स्टिकी सब्सटेंस, तो उसे कहते हैं सैप. तो ब्लीडिंग bark यहाँ कंपेयर किया गया है उससे ब्लड से, ह्यूमन बीइंग के ब्लड से कंपेयर किया गया है. द ट्री shall soon receive its full length and with time the wounded bark will heal and the tree will grow again. पोइट कहते हैं कि जो ब्लीडिंग bark है उससे जो सैप निकल रहा है वो भी धीरे धीरे हील हो जाएगी, टाइम के साथ में जल्दी ही हील हो जाएगी और पेड़ फिर से उगने लगेगा, फिर से ग्रो करने लगेगा. ग्रीन ट्विंग्स एंड स्मॉल ब्रांचेस विल ग्रो अगेन. और जो कर्ल्ड ट्विग्स हैं, ब्रांचेस हैं, नई नई ब्रांचेस हैं, वो फिर से निकलना शुरू हो जाएंगी. विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज. अगर उनको चेक नहीं किया गया तो वो उसके फॉर्मर साइज में उगाएंगी. द ट्री विल ग्रो इट्स फुल साइज अगेन एज इट वॉज बिफोर बीइंग कट. कि ट्री वापस अपने फॉर्मर साइज में आ जाएगा जैसा कि काटने से पहले था, वैसे ही उसी साइज में आ जाएगा. अब देख लेते हैं यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस. तो यहाँ देखिए ब्लीडिंग bark, मेटाफर का यूज हुआ है ब्लीडिंग bark. ब्लीडिंग bark को किससे कंपेयर किया गया है यहाँ पर? ह्यूमन बीइंग के ब्लड से. द सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री विच इज कट, इट इज कंपेयर टू द ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड ऑफ इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी की जो बॉडी से घाव से ब्लड निकलता है उससे कंपेयर किया गया किसको? जो पेड़ से जो सैप निकलता है. नेक्स्ट है यहाँ पे एलिटेशन. एलिटेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड. तो ब्लीडिंग bark, तो यहाँ ब साउंड का रिपीटेशन हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ डिवाइस ऑफ एलिटेशन. स्टैंडर्ड थर्ड. द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. इट इज टू बी roped tight and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave. Through this stanza, poet points out the measures. इस स्टेंजा के थ्रू पोइट्स उन मेजर्स की तरफ पॉइंट आउट करते हैं जिनसे कि ट्री को किल किया जा सकता है. सो ही से द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. पुल्ड आउट मीन्स टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ. कि अर्थ से उन रूट को बाहर निकालो. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. एंकर का मीन्स करता है, क्या हो रहा है? होल्ड करना. तो जो रूट्स हैं, जो ट्री की रूट्स हैं, वो उनको कौन होल्ड करके रखता है? अर्थ होल्ड करके रखती है. इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट. क्या करना चाहिए उसको? कि उसको रस्सी से बांध के कैसे उसको बाहर खींचो. एंड पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव. क्या कहते हैं पोएट? ही स्टेट्स दैट टू किल अ ट्री कम्प्लीटली. ट्री को पूरी तरीके से मारने के लिए इस रूट शुड बी टेकन आउट. उसकी रूट्स को बाहर निकालना चाहिए. आउट ऑफ द डीप सॉइल वेयर इट इज़ हाइडिंग इनसाइड द अर्थ. डीप सॉइल में जो अर्थ के अंदर छुपे हुए हैं, तो उस रूट्स को बाहर पूरी तरीके से निकाल लेना चाहिए पेड़ को मारने के लिए. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोर सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. स्ट्रेंथ किस में होती है? ट्री की रूट्स में. द सोर्स वाइट एंड वेट, जो कि कैसी होती है? वाइट एंड वेट. उनमें मॉइस्चर भी होता है और कलर में कैसी होती है? वाइट. द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है ट्री का? रूट्स ही होती हैं जो कि अर्थ की केव में हिडन होती हैं. द स्ट्रेंथ आर, तो स्ट्रेंथ लाइज इन द रूट्स ऑफ द ट्री. फ्रॉम देयर द मोस्ट सेंसिटिव एंड हिडन पार्ट ऑफ द ट्री, द रूट्स हैज टू बी सेपरेटेड. ट्री को मारने के लिए क्या करना चाहिए? जो उसका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है उसको सेपरेट करना चाहिए, उसको डिटैच करना चाहिए. द रूट्स are white
and white in color and has moisture. रूट्स कैसी हैं, कलर में वाइट होती हैं और उनको जो उसमें मॉइस्चर होता है. तो पोइट बताते हैं कि कलर, रूट का कलर कैसा होता है, ये कलर होता है, इस तरह की उसकी प्रॉपर्टी होती है. तो ट्री को अगर ख़त्म करना है तो क्या करना है, आपको रूट्स को उससे, रूट से उखाड़ना है ट्री को. लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे कौन किसका यूज हुआ है. पोएटिक डिवाइसेस में एज आई टोल्ड यू यहाँ पर राइमिंग स्कीम नहीं है, तो यहाँ है एलिट्रेशन का यूज हुआ है. एलिट्रेशन का यूज है वाइट एंड वेट. एलिट्रेशन क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर देन 2 वर्ड्स. तो वाइट एंड वेट यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू साउंड का रिपीटिशन हुआ है. और दूसरा जो डिवाइस है वो यूज हुआ है रेपिटिशन. रेपिटिशन का यूज किस में हुआ है, रेपिटिशन का यूज जनरली किया जाता है किसी वर्ड पर एम्फेसिस ले करने के लिए. अ वर्ड और सेंटेंस इज रिपीटेड टू ले एम्फेसिस ऑन इट. तो यहाँ पुल्ड आउट का यूज पूरे स्टेंजा में हुआ है. तो सो दिस इज द डिवाइस ऑफ रेपिटिशन. स्टेंजा 4. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. So through this stanza, poet tells कि after uprooting the tree, what we have to do? कि tree को uproot करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? After uprooting the tree from the earth, it is to be kept in the sun and air, which is hot. uproot करने के बाद में उसको तेज धूप में और खुली हवा में रख देना चाहिए. Browning, hardening, twisting, and withering. And then it is done. Browning, becoming brown. Hardening, getting hard. Twisting, getting turned. And withering, becoming fade, becoming dull. तो पोइट आगे बताते हैं कि उसे कहाँ तेज धूप में और हवा में रख देना चाहिए. The roots which were white will become brown. जो रूट्स कैसी थी, वाइट थी, वो कैसी हो जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी, उनका कलर चेंज हो जाएगा. एंड हार्ड ड्यू टू हीट, ब्राउन हो जाएंगी और हार्ड हो जाएंगी किसकी, धूप की वजह से. और क्या होगा, दे विल ट्विस्ट एंड विल बिकम ड्राई. कैसे होंगी, वो मुड़ जाएंगी और सूख जाएंगी. एंड फाइनली द ट्री इज डेड. और इस तरीके से कैसा होगा, ट्री पूरी तरीके से मर जाएगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा. एंड नाउ द ट्री विल नेवर बी एबल टू ग्रो अगेन. और इस तरीके से पेड़ कभी भी वापस नहीं उग पाएगा. एंड आवर टास्क इज डन. और हमारा काम हो जाएगा. So through this poem, poet described the process of killing a tree. इस पोम के थ्रू पोइट ने पेड़ को मारने का प्रोसेस भी बताया है, एज वेल एज हाउ ह्यूमन्स आर हार्श टूवर्ड नेचर. ये भी बताया है कि हम ह्यूमन्स नेचर की तरफ कितने हार्श होते हैं, ये भी बताया है. एंड एट द बिगनिंग पोइट गिव्स द मैसेज टू रिमेन सेंसिटिव टूवर्ड्स नेचर. स्टार्टिंग के स्टेंजा में पोइट ने हमें सेंसिटिव रहने के लिए भी मोटिवेट किया है कि हमें नेचर के प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए, हमें नेचर को नहीं खत्म नहीं करना चाहिए. इफ़ वी विल डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब द नेचर, देन वी विल सफ़र एंड इट विल बी लाइक वी आर हर्टिंग human beings. So with this I come to an end of this poem. If you like the video, then please do like, comment, share and subscribe. Thank you.